नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रणभूमि ईरान, चिंता में हिंदुस्तान। तेहरान में धमाके हुए, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली के गलियारों और शेयर बाजार तक सुनाई दे रही है। अमेरिका और इजराइल के हमले ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है, लेकिन खाड़ी देशों में लगी यह आग आपके किचन के बजट से लेकर भारत की सुरक्षा तक को प्रभावित करेगी। भारत के लिए यह घड़ी दोस्ती और जरूरत के बीच संतुलन बनाने की है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़ी यह महाजंग केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी। इसका सीधा और गहरा असर भारत की अर्थव्यवस्था, कूटनीति और करोड़ों नागरिकों की जेब पर पड़ने वाला है। बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 80% से ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है। इस जंग का सबसे पहला प्रहार हमारी जेब पर होगा। जानकारों का मानना है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो ब्रेट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार जा सकता है। इसी खबर के लिए हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए अखिलेश सिंह हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अखिलेश जी, सवाल है, इस जंग का क्या असर पड़ने वाला है अपनी अर्थव्यवस्था पर? देखिए, इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले को अगर देखा जाए तो ईरान का असर सीधा भारत पर बड़ा पड़ने वाला है, क्योंकि भारत के अंदर तमाम चीजों की जो आयात ईरान से होता है, इजराइल से होता है। अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो भारत के अंदर जो तेल की आपूर्ति होती है वो भारत तेल इजराइल और ईरान दोनों देशों से खरीदता है। अगर कहा जाए तो करीब 80% जो तेल भारत खरीदता है वो इजराइल और ईरान दोनों देशों से खरीदता है। अगर अमेरिका, इजराइल लगातार इसी तरह से ईरान पर हमला करता रहा और जिस तरह से सेना के तमाम ठिकानों को निशाना बनाया गया और उसके जवाब में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और उसमें इजराइल और अमेरिका के तमाम ऐसे अमेरिकी देश के ठिकाने थे जहां पर 150 मिसाइलें दाग लगाकर तमाम चीजों को नष्ट नाबूद किया। और यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर दहशत के बाद पाकिस्तान को भी सूचित करना पड़ा कि वहां पर अमेरिका ने भी अलर्ट जारी किया कि उसके नागरिक सतर्क रहे और बाहर ना निकले। अगर इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो भारत पर सीधा असर पड़ने वाला है। भले ही अमेरिका, इजराइल एक साथ युद्ध ईरान के साथ लड़ रहे हैं और तमाम खाड़ी देश ऐसे हैं जहां से भारत तमाम चीजें भेजता है और वहां से उसके बदले तेल के रूप में खरीदता है, तो इसका असर भारत की अर्थनीति पर पड़ेगा, भारत के बजट पर पड़ेगा। तमाम ऐसी चीजें हैं, इन पर असर पड़ेगा। अगर तेल की आपूर्ति 80% भारत अगर इजराइल और ईरान से करता है, उसकी आपूर्ति नहीं होती और इसी तरह से अगर ये खाड़ी देशों के बीच में युद्ध लंबा खिंचता है तो तेल की आपूर्ति रुकेगी। तेल की आपूर्ति रुकने पर कहा जा सकता है कि भारत पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। चीजों की ढुलाई रुकेगी, तेलों का रुकेगा, वाहन की आवाजाही रुकेगी, तेल का संकट बढ़ेगा, इससे देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने का असर आम जनता पड़े। तो कहा जा सकता है कि भले ही अमेरिका, इजराइल संयुक्त रूप से ईरान पर हमला कर रहे हैं, ईरान जवाबी कार्रवाई तमाम देशों पर कर रहा है जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने बने हुए, जहां पर अमेरिका के बेस कैंप बने हुए, जहां पर उनके सैन्य सामान और तमाम चीजें हैं जहां पर ईरान लगातार हमला कर रहा है। तो कहा साफ तौर पर जा सकता है कि इस महाखाड़ी के जंग के बीच में कहा जा सकता है जो मिडिल ईस्ट के देश, जितने देश दुनिया के हैं, उन पर सब प्रभावित होंगे और इसका असर पड़ेगा। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो बेशक कहा जा सकता है भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात होगी। अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ विशेष संवाददाता इजराइल यहां जंग, एयरपोर्ट अलर्ट। इजराइल और ईरान के बीच भी भीषण जंग छिड़ी हुई है, जिसमें अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया है, जिसके बाद भारत समेत पूरी दुनिया के लिए टेंशन पैदा कर रही है।
हमले के बाद से भारत की सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, जिसके चलते सभी हवाई अड्डों सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उसी क्रम में लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और विदेश जाने वाली कई विमान को रद्द कर दिया गया है, जिसमें सऊदी, मस्कट, दम्मास, अबू धाबी, दुबई, शरजा की विमान रद्द कर दी गई हैं। जाने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यात्री कोई बिहार या अन्य राज्यों से लखनऊ से विमान से जाना था, लेकिन हवाई अड्डा पर आने के बाद जानकारी मिल रही है कि विमान रद्द हैं। अब विमान कंपनी कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, पहले वेटिंग दिखाता और बाद में रद्द दिखाने लगता है। ऐसे में यात्रियों के लिए बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है और विमान कंपनियां यात्रियों की समस्या का निवारण कैसे करेगा और विदेश जाने वाले यात्रियों को कैसे भेजेगा। और यह भी जानकारी मिल रही है कि जब तक युद्ध शांत अवस्था की सूचना नहीं मिलती, तब तक विमान की उड़ान की स्थिति रद्द रहने वाली है। इजराइल ईरान के हमले को लेकर के पूरे वर्ल्ड में अलर्ट का माहौल है और सुरक्षा एजेंसियां और जो सेना है पूरी तरह से अलर्ट के मोड पर है। हम इस समय राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर है, जहां पर जो विदेश जाने वाली फ़्लाइटें थी वो कई फ़्लाइटें रद्द की गई, जैसे कि दुबई, दमाम, सऊदी अरबी जो ये फ़्लाइटें जा रही थी उनको रद्द किया गया है। उन जो यात्री थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्री यहाँ पर पहुँचे थे जो काफ़ी दूर दूर से आए थे, कोई बिहार से आया था, कोई और अन्य जगहों से आया था, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिस तरह से ये फ़्लाइटें रद्द हुई थी, वो यात्रियों का साफ तौर से यही कहना था कि हम इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं और अब हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से एयरपोर्ट पर भी अलर्ट माहौल है और काउंटर पे साफ तौर से बताया जा रहा है कि टिकट अब जो आगे की होगी उसकी आगे आपको डेट दे दी जाएगी। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए थे? बिहार सिवान जिला से। क्या हुआ था? यहाँ पे आए तो मालूम चला कि सब फ्लाइटें कैंसिल है, तो हम लोग पता किए तो बोले कि आगे उधर अटैक हुआ है, ईरान ने अटैक किया है, इसकी वजह से सब फ्लाइट कैंसिल है। कहाँ जा रहे थे आप? मुंबई, लखनऊ से मुंबई, मुंबई से सऊदी। हमारे साथ और यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ जा रहे थे और क्या हुआ? दुबई जा रहे थे सर, फ्लाइट कैंसिल हो गई। कहाँ से आए थे आप? बिहार गोपालगंज जिला से। गोपालगंज जिला से यहाँ आए थे, 12 घंटा ट्रेन से लगा और फ्लाइट कैंसिल हो गई। बिहार में तो बहुत नेता हैं, लेकिन एक एयरपोर्ट नहीं बना पाते हैं, क्या करेंगे। नेता तो बहुत खड़ा होते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन एक एयरपोर्ट नहीं बना पाते। आपने देखा जिस तरह से यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ और भी यात्री हैं। दादा, आप कहाँ से आए थे? सीवान जिला। कहाँ जा रहे थे? सऊदी। तो एयरपोर्ट आए तो क्या पता चला? कैंसिल है सब, फ्लाइट कैंसिल है। कैंसिल है। कारण नहीं बताए? कारण अभी नहीं मालूम है, हमको नहीं बताए। कुछ यात्रियों को कारण पता है और कुछ यात्रियों को कारण भी अभी नहीं पता है। आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पे ये कैंसिल का जो चार्ट है वो कैंसिल का चार्ट चल रहा है, जहां से दुबई, अबू धाबी और दमाम की फ़्लाइट कैंसिल है, इसकी चार्ट चल रही। एक अभी दिल्ली के लिए भी फ़्लाइट कैंसिल की गई है और आप देख सकते हैं कि ये चार्ट पूरी तरह से यहाँ दर्शा रहा है कि जिस तरह से यहाँ की फ़्लाइटें जो कैंसिल हुई हैं उनको दिखा रहा है कि जैसे दुबई, अबू धाबी और दमाम की फ़्लाइट कैंसिल हुई, जिससे जो दूर दराज से यात्री आए हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है उसको लेकर के जैसे वर्ल्ड में अलर्ट है, भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कल रक्षा मंत्रालय की एक मीटिंग भी हुई थी जिसको लेकर के वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सेनाओं को अलर्ट मोड, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। अब सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद कर दी गई है। भारत के हर एयरपोर्टों पर इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है। के न्यूज़ इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन कॉल पर हमारे लखनऊ से संवाददाता आनंद सिंह जुड़ रहे हैं। आनंद जी, आप एयरपोर्ट पर देख रहे हैं यात्रियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनका क्या स्टैंड है? जो विमान रद्द कर दिए गए हैं विमान कंपनियों के द्वारा, अब उनका क्या मानना है? जी, बता दें कि जिस तरह से इजराइल और
ईरान के बीच ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इसको लेकर के जो एक प्लेन कंपनियां हैं, एयरलाइंस कंपनियां हैं, उन्होंने जो सऊदी अरब और दुबई जाने वाली जो फ्लाइटें थी उनको कैंसिल कर दिया। अब भारी संख्या में लोग भारत से जो जॉब के लिए, नौकरी के लिए दुबई, सऊदी अरब और तमाम जगहों पे जाते हैं, उनको लेकर के जो यात्री यहाँ आ रहे हैं, जो बिहार से कई यात्री आते हैं, अन्य और उत्तर प्रदेश के अन्य आसपास लगे हुए जिलों से आते हैं, क्योंकि लखनऊ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये चौधरी चरण सिंह, यहीं से जो बड़ी फ्लाइटें हैं जैसे दुबई, कुवैत और जगहें जाने वाली, तो उसमें कहीं ना कहीं जो विमान कैंसिल होने से जो यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का साफ तौर से कहना है कि हम कम से कम नहीं तो सुबह 4-5 घंटे का सफर करके, कुछ लोग 12-12 घंटे का सफर करके ट्रेन से एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर जो जाम लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि अब अचानक बताया जा रहा है टिकट कैंसिल होने की, जबकि सूचना एयरलाइंस की एक नियम है कि मैसेज द्वारा या गूगल द्वारा या किसी माध्यम से टिकट होल्डर को मिल जानी चाहिए। पर यात्रियों का कहना है कि हमें इससे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। अगर ऐसी जानकारी हमें मिल जाती तो मैं यहाँ 12-14 घंटे का सफर करके लखनऊ क्यों पहुंचता। हम बीवी बच्चों को छोड़कर बाहर विदेश कमाने जाते हैं, जिसको लेकर के अब ये कैंसिल हुई है जो प्लेन, उसके लिए हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे और जिस कंपनी में हम काम करते हैं शायद उस कंपनी में दोबारा हमारी नौकरी भी ना लगे। तो हम लोगों को काफी इस चीज से दिक्कत हो रही। और आपको बता दें कि जो इजराइल और ईरान का हमला हुआ है, उसका कहीं ना कहीं असर भारत समेत लखनऊ और अन्य जिलों में भी इसको देखने को मिला है। जी आनंद सिंह, जो यात्री जिनका जो एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं, जिनसे आपने बात की, अब क्या वो घर वापसी हो रही है उनकी? जी बता दें कि जब हमारी यात्रियों से के न्यूज से बात हुई तो कि वो उन्होंने साफ के न्यूज से बताया कि हम लोग जब यहाँ से जाएंगे, अब अपने घर वापस जाएंगे, अब फिर 12 घंटे का सफर करके आए हैं, 12 घंटे का सफर करके जाएंगे, हमारा उतना खर्चा बेस्ट हुआ और अब खर्चा जो लगेगा वो भी बेस्ट होगा। कंपनी द्वारा जब मैंने एयरपोर्ट पे काउंटर जो यात्री हैं जानकारी ली तो वहाँ पे कोई पुष्टि भरा जवाब उन लोगों को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आगे की डेट हो सकती है या युद्ध विराम के बाद जो फ्लाइटें संचालित होंगी उसके बाद आप लोगों को डेट दी जाएगी। जैसे एयरलाइंस, एयर इंडिया, एक्सप्रेस है, इंडिको है, कुछ काउंटरों पे यदि बताया जा रहा है कि आपका रिफंडेबल हो जाएगा, पर यात्रियों के अंदर एक कहीं ना कहीं शक है, क्योंकि हजारों की टिकट होती है, हजारों रुपए खर्च करके 30-35-40 हजार रुपए का इनका टिकट होता है, जिसका हर जाना खर्चाना जो होता है वो कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके, कोई कर्जा लेकर, कोई कैसे करके विदेश जाकर कमाना चाहते हैं। तो उसको अब कैसे एयरलाइंस कंपनियां भरेंगी, यह एक बड़ा सवाल है। यात्रियों को को भी चिंता की एक विषय बताया रखी, हमारे जो पैसे हैं पैसे मिलेंगे, हमें दोबारा जाने को मिलेगा या हमारा पैसा रिफंड होगा, तो इसकी अभी संतोषजनक कोई पुष्टि नहीं हुई है एयरलाइंस कंपनियों द्वारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सिंह, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आईटी की छापेमारी जारी, कसा शिकंजा। रामपुर में लकड़ी कारोबारियों पर आयकर विभाग की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। छापेमारी का चौथा दिन लगातार फैक्ट्रियों और ठिकानों पर जांच चल रही है। मुनन खां और बबलू के यहां पूछताछ जारी है। बगी की एमएन इंडस्ट्री सहित 3 फैक्ट्रियों पर रेड। लकड़ी कारोबारी का संबंध मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन से बताया जा रहा है। रामपुर में जाने माने लकड़ी कारोबारी मुन्नन खां बबलू की फैक्ट्री पर आज आयकर विभाग की टीम का चौथा दिन है। आपको बता दें आज 4 दिन टीम को हो गए और लगातार छापेमारी की जा रही है। और ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एमएन और एमएच इंडस्ट्री ये मुन्नन खां बबलू की है और इस पर 2 फैक्ट्रियां हैं और दोनों फैक्ट्रियों पर आयकर विभाग की जो टीम है उसकी छापेमारी है। कुछ तस्वीरें हम आपको अंदर की भी दिखाते हैं जहां पुलिस के जवानों का जो पहरा है वो उन्होंने इस गेट को रोक रखा है, बैरिकेड कर रखा है। मीडिया को भी अंदर जाने से कहीं ना कहीं रोका गया है। अंदर की तस्वीरें मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा दिखाएं, क्योंकि जो बैरिकेड किया गया है, जो रोका गया है, वो मीडिया को भी अंदर जाने से, कवरेज करने से कहीं ना कहीं रोका गया है। आज लगभग 4 दिन हो गए हैं आयकर विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची है। कम से कम 4 से 5 गाड़ियां आयकर विभाग की टीम की यहाँ अंदर मौजूद हैं। लगातार एक एक चीज को बारीकी से खंगाला जा रहा है।
एक एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा है, हर अभिलेख पर जो है वो नजर रखी जा रही है, हर एक चीज पर जो है वो देखा जा रहा है। मुन्नन खां बबलू से समेत अन्य लोगों से भी इसमें बातचीत की जा रही है। आपको बता दें, मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ST हसन के भी समधी बताए जा रहे हैं और ये उन्हीं की फैक्ट्री है और लगातार आज 4 दिन होने जा रहे हैं और अब छापेमारी अभी जारी है। तो ये देखना रहता है कि जो आयकर विभाग की टीम यहाँ पहुंची है 4-5 गाड़ियों के साथ, उन्होंने अभी तक क्या तथ्य उनके हाथ लगे हैं, क्या सबूत उनके हाथ लगे हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जब वो आयकर विभाग की टीम यहाँ से बाहर निकल कर आएगी तो हम भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सबूत उनके हाथ लगे हैं और क्या इनपुट ऐसा उनको मिला था जो यहाँ पर लगातार 4 दिन से छापेमारी की जा रही थी। ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि आखिर क्या क्या उसमें सामने निकल कर आता है और क्या तथ्य अभी तक इसमें सामने निकल कर आएंगे। कैमरा सहयोग के साथ विशाल सक्सेना, के न्यूज, रामपुर। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रामपुर से हमारे साथ विशाल सक्सेना संवाददाता जुड़ रहे हैं। विशाल, सवाल है आपसे, जिस प्रकार से IT की रेड पड़ी है वहां लकड़ी कारोबारी के ऊपर, पूर्व सांसद ST हसन के ये समधी बताए जा रहे हैं, क्या कुछ वहां पर IT की टीम को, आयकर विभाग की टीम को वहां पर अभी तक जो कुछ मिला है, क्या कुछ वहां पर अभी आपको जानकारी मिल रही है? राहुल, देखिए मैं आपको बता दूं, लकड़ी कारोबारी जो जाने माने हैं मुन्नन खां बबलू, इनकी प्लाईवुड फैक्ट्री पे जो 4 दिन से आयकर विभाग की टीम लगातार डेरा डाले हुए है। आपको बता दें, एक बड़ा शायद इनपुट इनके पास है, उस इनपुट के जरिए लकड़ी कारोबारी मुन्नन खां बबलू की यहाँ पर 2-3 फैक्ट्रियों में लगातार छापेमारी की जा रही है। अभिलेख खंगाले जा रहे हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, बारीकी से हर एक चीज पर नजर की जा रही है। आपको बता दें, पुलिस के जवानों को गेट के बाहर फैक्ट्री के खड़ा कर दिया गया है, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, रामपुर की पुलिस को भी नहीं अंदर जाने दिया गया है, खाली वही पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। 4 दिन से लमसम बताए जा रहे हैं, आज 4था दिन हो गया है। आयकर विभाग की पूरी टीम 5 गाड़ियों के साथ रामपुर पहुंची थी और उसके बाद अभी तक की जो जांच प्रक्रिया है लगातार जारी है। आपको बता दें, अब एक बड़ी प्रक्रिया देखी जा रही है, बड़ा इनपुट देखा जा रहा है, जो उनके पास इनपुट है, क्योंकि अभी तक 4 दिन हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा इनपुट के साथ उन्होंने ये छापेमारी की है, क्योंकि उनके पास कोई बड़ी चीज है जिससे देखा जा रहा है। आपको बता दें, अभिलेखों से लेकर रकम से लेकर एक एक चीज बारीकी से नजर रखी जा रही है, उस पर खंगाला जा रहा है। तीनों फैक्ट्रियों पर लगातार पैनी नजर बनी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद मुरादाबाद के ST हसन उनके समधी हैं मुन्नन खां बबलू, और बताया ये जा रहा है कि उनकी फैक्ट्री पर ये जो 4 दिन से रेड है वो की जा रही है। तो अभी देखना ये दिलचस्प रहेगा कि अब जो आयकर विभाग की टीम है वो बाहर निकल कर आती है, मीडिया लगातार लगी है उनसे पूछताछ के लिए, लेकिन वो बताना तो राजी नहीं है। अब देखते हैं कि वो क्या कुछ तथ्य बताते हैं, क्या कुछ कार्रवाई बताते हैं, वो भी देखना रहेगा। विशाल, अभी तक आयकर विभाग की टीम ने कोई जानकारी नहीं दी है कि क्या वहां पर चल रहा है? मीडिया को कोई भी जानकारी आयकर विभाग की टीम के द्वारा नहीं दी गई है, ना ही मीडिया को अंदर बुलाया गया है, ना ही अभी तक जांच जो कर रही है टीम वो अभी बाहर निकल कर आई है। बताया ये जा रहा है कि किसी तरह की कोई भी जानकारी मीडिया को नहीं दी जाएगी, कोई भी इनपुट अभी मीडिया को नहीं बताया जाएगा। एक गुप्त तरीके से ये पूरी जांच प्रक्रिया है इसको करी जा रही है। एक बता दें कि बंद तरीके से यानी गुप्त तरीके से पूरी प्रक्रिया की जा रही है। अभी 4 दिन बीते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई भी जानकारी मीडिया को नहीं दी है, रामपुर विभाग को कोई भी अभी जानकारी नहीं दी है। वो टीम जो आयकर विभाग की अभी फैक्ट्रियों के अंदर छापेमारी कर रही है वो अभी बाहर भी निकल कर नहीं आई है, जिससे कि मीडिया को कुछ पता चल सके। ये एक बंद तरीके से जांच की जा रही है, बड़े पैमाने में जांच है। अभी देखना यह रहता है कि इस बड़े पैमाने की जांच पर मुन्नन खां बबलू पर किस तरीके की पेनल्टी डाली जाएगी, क्या कार्रवाई की जाएगी, ये देखना ये बहुत दिलचस्प रहेगा। नजर बनाए हुए हैं मीडिया सभी, क्योंकि अभी जो आयकर विभाग की टीम ने जो 5 गाड़ियों के साथ छापेमारी की है तो बड़े इनपुट के साथ की है। अब ये खुलासा क्या होता है वो तो आयकर विभाग के अधिकारी ही बता पाएंगे। जी विशाल सक्सेना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए, फिर आपको जोड़ेंगे। अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे होली का उल्लास, धामी का निराला अंदाज।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले होली का उल्लास, धामी का निराला अंदाज। देवभूमि उत्तराखंड इस समय रंगों के त्योहार होली के उत्साह में डूबा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित भव्य होली मिलन समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री न केवल जनता के साथ गुलाल खेला, बल्कि राज्य के विकास और आगामी योजनाओं पर कई बड़ी बातें भी कहीं। बता दें कि काशीपुर की फिजाओं में रविवार को अबीर और गुलाल के साथ साथ विकास के संकल्प की खुशबू भी बिखरी दिखाई दी। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ। स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनता के बीच पहुंचे सीएम धामी ने परंपराओं का निर्वहन करते हुए सभी को होली की बधाई दी। सीएम धामी ने कहा, होली का यह पावन पर्व हमारे आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। हमारी सरकार का लक्ष्य केवल उत्सव मनाना नहीं, बल्कि हर उत्तराखंडी के जीवन में खुशियों के रंग भरना है। अनेक, अब मैं सबका नाम लूंगा तो मुझे लगता है श्रीमती बाली जी हमारी, जिन्होंने यहाँ पर जो है आज सह आयोजक के नाते इस आयोजन को चार चांद लगाने का काम किया है। और अनेक हमारे पूरी विक्की जी, पूरे चैम्बर्स की पूरी टीम बैठी हुई है वहाँ पर। अब मैं हमारे बाके भाई से लेकर विक्की जी से लेकर तमाम हमारे सारे मित्र, छाबड़ा जी, कुंदन जी, खुराना जी, अब मैं सोच रहा हूँ मैं किसी का नाम भूल जाऊंगा तो फिर कहीं बुरा ना मानो, होली है। क्यों रवि, ठीक है ना? मनजीत सिंह जी और हमारे हैं राजदीपिका जी, अब आप कह रही होंगी मेरा नाम नहीं लिया अब सुरेंद्र जी, चलिए अब इधर से दिख नहीं रहा ना कुछ, कहीं ये आगे कैमरे वाले लग गए, हमारे मीडिया के मित्र आ गए हैं सारे। ये धरती प्रयाग इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से राजेश वर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। राजेश जी, सवाल है आपसे, पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड में होली के रंग में रंगे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी आपको वहां मन से मिल रही है जिस प्रकार वो हंसते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल राहुल, देखिए अगर बात करते हैं होली के जो रंग बिरंगे जो रंग है उसके चलते जो है पूरे प्रदेश भर में जो है होली धूमधाम से मनाई जा रही है। और इसी कड़ी में आज सूबे के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो काशीपुर और उधम सिंह नगर पहुंचे और वहां कहीं ना कहीं दिव्य और भव्य कार्यक्रमों में जो उनका आयोजन, उनका जो सम्मेलन में उनका प्रतिभाग रहा, तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश के लोग थे, वहाँ के जिले के लोग थे, उनमें अति उत्साह जो है वो देखने को मिला। और ये कड़ी हमेशा देखने को मिलती है राहुल, जब भी मुख्यमंत्री किसी भी आयोजन में जाते हैं। और इस समय रंगों का त्योहार होली है जो प्रदेश भर में, देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में धामी जो है वहां पर पहुंचे और इसके साथ साथ देखिए कल भी उन्होंने अपने आवास पर जो है अपनी माँ के साथ जो है होली मनाई। तो कहीं ना कहीं एक भावुक तरीके से भी धामी जो है वो कल देखने को मिले। और लेकिन आज जिस तरीके से पब्लिक के बीच, आम जनता के बीच जब प्रदेश का मुखिया जब एक त्योहार के मनाने के लिए पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता होती है वो खुशहाल हो जाती है, उसको लगता है कि उसके परिवार का कोई सदस्य आया है। तो ये खासियत जो है सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आज काशीपुर और उधम सिंह नगर पहुंचे और जो तीज त्योहार यानी कि जो होली का जो बड़ा कार्यक्रम है उसमें उन्होंने शिरकत करी और साथ ही एक दूसरे को रंग लगा करके पूरे प्रदेश को जो है होली की बधाई दी। राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, जानकारी देने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गंदगी का अंबार, कुछ करिए सरकार। बलिया शहर की सफाई के लिए वार्डों में कूड़ा निपटारे के लिए गलियां बनाई गई थी। इन गलियों में लोग कूड़ा फेंकते थे जिसका उठान कर दिया जाता था,
लेकिन लंबे समय से इन गलियों से कचरा का उठान नहीं किया गया। नगर के 25 वार्ड में तकरीबन 100 सैनिटरी गलियां हैं जो कचरे में पटी पड़ी हैं, उनसे सड़न होने लगी है। नागजी गली, धोबी मोहल्ला, सतीश चंद्र कॉलेज, पीछे नया चौक जैसी कई गलियां हैं जहां कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इनमें से उठाने वाली बदबू से आसपास के लोगों का जीना दुश्वार हो गया। आसपास के लोगों का कहना है कि सैनिटरी गली का निर्माण पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण गुप्ता के कार्यकाल में किया गया था, तब इसकी नियमित रूप से सफाई की जाती थी। नगर पालिका में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है, इसके बाद भी उनकी सफाई नहीं की जाती है। इनमें विचरण करते हुए सूअर अन्य जानवर घूमते रहते हैं। शहर के अंदर 25 वार्ड से प्रतिदिन लगभग 50 टन से अधिक कूड़ा निकलता है। पहले कूड़ा महावीर घाट की तरफ जैसे तैसे फेंका जाता था। लोक विरोध के बाद रिसाइकलिंग की व्यवस्था की गई, लेकिन 1 साल बाद वह भी बंद हो गया, जबकि मशीन अभी भी पड़ी हुई है। प्रशासन ने बसंतपुर में कूड़ा डंपिंग के लिए भूमि की व्यवस्था की, वहां भी कूड़ा की चटनी आदि की व्यवस्था नहीं होने से डंपिंग स्थल पूरी तरह से भर गया है। जिस तरह से शहर की जो नगर पालिका की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, कूड़ा निस्तारण हो या सैनिटरी गली हो या तमाम ऐसे जो गलियां बनी हुई हैं जहां देखा जा रहा है कि लोग कब्जा करके उसको अपना घर जैसा बना लिए हैं। ये बलिया नगर पालिका की बात करें तो आए दिन लगातार सालों से पड़ा जो सैनिटरी गलियां हैं ना अभी तक सफाई नहीं हो पाई हैं और न ही इंटरलॉकिंग और न ही साफ सफाई की व्यवस्थाएं देखी जा रही है। के न्यूज़ की टीम वहां पे जाकर जब वहां पे पड़ताल की तो कुछ ऐसे भी शौचालय मिले जहां देखा जाए कि वहां ताला लटका हुआ पाया गया और वहां की सफाई जितनी थी वहां गंदगी का इतना अंबार लगा पड़ा हुआ था। हमारे साथ जो शहर के जो नगर पालिका चेयरमैन हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर में कब तक इस पे अंकुश लगाया जाएगा और जो ये सैनिटरी गलियां हैं कब तक इसको सफाई कराया जाएगा। के न्यूज़ की खास टीम से आज बात करेंगे। चेयरमैन साहब जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सैनिटरी जो गलियां हैं लगभग सालों से पड़ी हुई है, ना उसका टेंडर हो पा रहा है, कई जगह इंटरलॉकिंग की भी व्यवस्था भी नहीं हो पाई है, इसके लेकर आप लोग क्या मुहिम चला रहे हैं? धन्यवाद के न्यूज़ के पूरी टीम को, आपको और नगरवासी सभी को मैं होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, ये अतिक्रमण ये बहुत बड़ी समस्या है, ये कैंसर से भी बहुत बड़ी समस्या है। और आप समझ लीजिए कि जितने लोग हैं रोड को ही अपना जो है अपना समझ रहे हैं, अपना समझ रहे हैं, और 270 गलियां हैं। आप किसी भी गली में चले जाइए, सभी लोग अपने हिसाब से अतिक्रमण हुए हैं। अब आप रोड भी नाले भी अतिक्रमणित हैं। आप कोई रोड ले लीजिए, सभी लोग, आप बलेश्वर जी मंदिर का रोड ले लीजिए, जितने भी हमारे देवी देवता हैं सब रोड पर हैं। ये क्या है भैया? अतिक्रमण तो उसके आड़ में अन्य लोग अतिक्रमण करते हैं। हमारे साथ थे शहर के नगर पिता संत कुमार मिठाई लाल जी, जिनसे हमने ये जो के न्यूज़ की वहाँ टीम जो पड़ताल की थी जहाँ पे गंदगी का जो अंबार पड़ा हुआ था, इसी चीज़ को लेकर इन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से मुहिम चलाई जाएगी और जो भी दोषी होंगे, जो इसमें जितने अतिक्रमणकारी होंगे, उन पे जरूर बाबा का बुलडोजर चलाया जाएगा। बलिया से कृष्णकांत पांडे, के न्यूज़ इंडिया। पैसों का लेन देन उड़ेला गरम तेल। बुलंदशहर के खुर्जा नगर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर न केवल मारपीट की बल्कि एक युवक पर गरम तेल डालकर उसे जान से मारने की कोशिश की। पीड़ित दुर्गेश कुमार का आरोप है कि बार बार रुपए मांगने पर पीड़ित और उसकी मां सुमित्रा देवी ने बाकी आरोपियों से रंजिश पाल ली। मारपीट के दौरान आरोपियों ने रसोई में खाना बनाने वाले के लिए गर्म हो रहे खौलते तेल को पीड़ित दुर्गेश के ऊपर फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। पीड़ित दुर्गेश कुमार ने कोतवाली खुर्जा नगर में नामजद तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। घटना में पीड़ित और उसकी मां को गंभीर चोटें आई हैं। खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के आबाद नगर तोता गड़ी का मामला है पूरा।
फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।